दुनिया में जुर्म के ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पर यकीन करने को दिल नहीं करता, मगर हकीकत यही है कि वो वाक़यात सच होते हैं। आज की वीडियो भी ऐसे ही हैरानकुन वाक़यात पर मुश्तमिल है। दुनिया में जुर्म की तारीख देखें तो तकरीबन हर उम्र के मुजरिम मिलते हैं, मगर क्या हमारा जहन ये सोच सकता है कि 7, 8, 9 साल की उम्र के बच्चे कई कत्ल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटी उम्र के कातिल बच्चों की। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में कई कत्ल किए, ऐसे कातिल जिन्हें अदालत माफ कर सकती थी, ना ही सजा दे सकती थी। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि तजस्सुस से भरपूर जराइम की हकीकी कहानियाँ आपको देखने को मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं अमरजीत सादा की। अमरजीत सादा ने सबसे पहला कत्ल 8 साल की उम्र में किया था। अमरजीत सादा का ताल्लुक हिंदुस्तान के सूबे बहार के एक इलाके मशहरी से था। मशहरी गांव में रहने वाले तमाम लोग गरीब और पसमानदा थे। अमरजीत का खानदान भी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारता था। अमरजीत सादा की एक खाला इनके घर में रहती थी। अमरजीत की खाला की एक बेटी थी और वो खाला मुलाजमत करती थी। जब वो खाला सुबह काम पर जाती तो अपनी बेटी को घर ही में छोड़ जाती थी। एक दिन उसकी खाला काम पर गई थी और घर में कोई मौजूद ना था। अमरजीत की छोटी बहन और उसकी खाला की बेटी घर में थी। अमरजीत ने खेल खेल में अपनी खाला की बेटी को थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो रोने लग गई। अमरजीत को इसका रोना अच्छा लगा तो उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा ताकि वो और रोए। यहाँ तक के लड़की चीखने चिल्लाने लगी। अब अमरजीत को उसकी आवाज बुरी लगने लगी थी। वो उसे खामोश होने का कहने लगा। जब वो बच्ची खामोश ना हुई तो अमरजीत इसका गला दबाने लग गया। उसने इतनी देर तक उस बच्ची का गला दबाए रखा कि आखिरकार वो बच्ची मर गई। अब अमरजीत सोच रहा था कि वो क्या करे। वो घर के पीछे लॉन में गया, वहाँ छोटा सा गड्ढा खोदा और उस बच्ची को इस गड्ढे में डालकर उस पर मट्टी डाल दी। जब अमरजीत की माँ वापस आई तो उसने अपनी माँ को बताया कि उसने बच्ची को मार दिया है और पीछे लॉन में दफन कर दिया है। इसकी माँ घबरा गई। उसने लॉन में जाकर देखा तो वहाँ उस बच्ची की लाश मौजूद थी। जब रात को अमरजीत की खाला वापस आई तो उससे इस बात को छुपा लिया गया। कहा गया कि बच्ची नहीं मालूम कैसे बाहर निकल गई और गुम हो गई, मगर बाद में उसकी खाला को मालूम हो गया कि अमरजीत ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया है। जब उसके घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा तो अमरजीत का इस बात से और हौसला बढ़ गया और अगला शिकार उसने अपनी 6 माह की शीरख्वार बहन को बनाया। 6 माह की बच्ची को उसने उस वक्त गला घोंट कर मार डाला जब उसके माँ बाप सो रहे थे, लेकिन इस मामले को भी पुलिस से छुपा लिया गया। लड़के के चचा के मुताबिक खानदान के कुछ अफराद को अमरजीत के इन जराइम के बारे में मालूम था, लेकिन खानदानी मामला था इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। अमरजीत के जराइम पर पर्दा डालने से सीरियल किलिंग की नफसियाती ख्वाहिश बढ़ गई और उसी साल अमरजीत ने चंचन देवी की 6 साल की बेटी खुशबू को कत्ल कर दिया, जिसके बाद ये मामला पुलिस के इल्म में भी आ गया। चंचन देवी ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर गई थी, लेकिन जब वो छुट्टी के वक्त उसे लेने आई तो बेटी गायब थी। वाक़ये के चंद घंटों बाद ही अमरजीत ने मुबैना तौर पर बच्ची को गला घोंटकर और ईंट मारकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया और गांव वालों को उस जगह ले गया जहां उसने बच्ची को कत्ल के बाद दफन किया था। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने अमरजीत को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। इंस्पेक्टर शत्रवदन कुमार ने कहा कि तीनों बच्चों का कत्ल एक ही तरीके से किया गया, जबकि गिरफ्तारी के वक्त सीरियल किलर अमरजीत खौफजदा नहीं था बल्कि मुस्कुरा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इन वाक़यात के बाद एक माहिर नफ्सियात ने कातिल लड़के को उदास शख्स करार देते हुए कहा था कि उसे नफ्सियाती तौर पर दूसरों को जख्मी करके खुशी मिलती है। अमरजीत को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो वो 8 साल का था और भारतीय कानून के मुताबिक इस बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता था, जिसकी वजह से उसे मोनगीर कस्बे के घर में रखा गया था, जबकि इस दौरान इसके नफ्सियाती टेस्ट भी कराए गए, जिसके बाद ये पता चला कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार है। 8 साल तक अमरजीत को निगरानी में रखकर इसका नफ्सियाती इलाज किया गया और 16 साल की उम्र में अमरजीत को रिहा कर दिया गया। हमारे पास दूसरा नाम है क्रिस्टन पिटमैन का, जिसने अपने दादा और दादी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वक्त पिटमैन की उम्र 12 साल थी। पिटमैन अपने वालिदैन के साथ इंग्लैंड में रहती थी। वो 9 अप्रैल 1999 को पैदा हुई। वालिदैन के घरेलू झगड़ों की वजह से नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन का शिकार थी। वो 2 बार घर से भागी, मगर उसे फिर ढूंढ लिया जाता। 12 साल की उम्र में उसके वालिद ने उसे इसके दादा और दादी के पास ऑक्सफोर्ड फ्लोरिडा भेज दिया। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, मगर उनके साथ भी इसका बर्ताव अच्छा न था। डॉक्टर उसे डिप्रेशन से बचाव के लिए पिक्सल नामी दवा देते थे। एक दिन डॉक्टर के पास पिक्सल नामी दवा ना थी तो डॉक्टर ने उसे जोलोफिट नामी दवा दी, जो पिक्सल का मुतबादल थी। दवा की तब्दीली की वजह से पिटमैन ने कहा कि उसे जिस्म पर जलन महसूस हुई। इसके 2 दिन बाद ही उसके दादा ने उसे घर से बाहर जाने से रोका। पिटमैन गुस्से में आ गई और अपने दादा और दादी के कमरे में गई और इन्हीं की शॉटगन से इन दोनों को गोलियां मार दी। ये शॉटगन उसे उसके दादा ही ने चलानी सिखाई थी। इसके बाद पिटमैन ने मोमबत्ती और कागजों की मदद से पूरे घर को जलाने की कोशिश की। जहाँ जहाँ वो आग लगा सकती थी उसने लगा दी
इसके बाद वो अपने दादा की कार, इनकी शॉटगन, अपना कुत्ता और $33 लेकर फरार हो गई। एक जगह वो ट्रैफिक में फंस गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि एक शख्स उनके घर आया, उसने पिटमैन के दादा और दादी को कत्ल किया और पिटमैन को अगवा कर लिया। वो इस शख्स की कैद से फरार होकर भाग रही थी। पुलिस ने इस कहानी पर यकीन ना किया और मजीद तफ्तीश जारी रखी। पिटमैन ज्यादा देर तक इस तफ्तीश का सामना ना कर सकी और उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। उसने कहा कि उसके दादा और दादी इसी सलूक के मुस्तहिक थे जो उसने उनके साथ किया। पुलिस ने उसकी जहनी, नफ्सियाती और जिस्मानी हालत का मुआयना भी किया। उसे मिलने वाली दवाइयों पर तहकीक की गई। कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र मुजरम को सजा देकर जेल नहीं भेजा जा सकता था। पिटमैन का ट्रायल और नफ्सियाती मुआयना जारी रहा। 31 जनवरी 2005 को बतौर बालग इसका ट्रायल शुरू हुआ। वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि पिटमैन की जहनी हालत इन दवाओं की वजह से खराब हुई और उसने गुस्से की हालत में अपने दादा और दादी का कत्ल किया। मगर सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि अगर ये कत्ल सिर्फ जहनी कैफियत का नतीजा थे तो पिटमैन ने गिरफ्तारी और सजा से बचने के लिए इतनी बड़ी मनसूबाबंदी क्यों की? उसने घर क्यों जलाया? वो फरार क्यों हुई? और अगवा वाली कहानी उसने क्यों सुनाई? इसका मतलब वो पूरे होशो हवास में थी। पिटमैन को 30 साल कैद की सजा सुनाई गई। पिटमैन की सजा के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में अपीलें दायर होती रही। आखिरकार इसकी सजा को कम करके 25 साल कर दिया गया। इस सजा में इसके केस चलने का तमाम वक्त भी शामिल था। अपनी कैद के दौरान ही पिटमैन ने अपनी जिनसी हैसियत तब्दील कर ली और विमेन ट्रांसजेंडर बन गई। 22 फरवरी 2023 को इसकी सजा खत्म हुई। अब वो आज़ाद तो है मगर उसे रियासत की निगरानी में मजीद 2 साल जिंदगी गुजारनी है। हमारे पास अगली मुजरम है 12 साल की जैस्मीन। मार्च रिचर्डसन और उसकी बीवी डेबरा अपने 2 बच्चों के साथ अल्बर्टा कनाडा में रहते थे। इनका 8 साला बेटा टेलर और 12 साला बेटी जैस्मीन थी। 23 अप्रैल 2006 को रिचर्डसन और उसकी बीवी डेबरा की लाशें घर के तहखाने में मिली और 8 साला टेलर की लाश सीढ़ियों पर मिली। पुलिस को ये लगा कि जैस्मीन को भी कत्ल कर दिया गया होगा और पुलिस उसकी तलाश में थी। मगर अगले ही दिन तकरीबन 123 किलोमीटर दूर शहर में जैस्मीन मिल गई। इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड एलन स्टिनके था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि 12 साला जैस्मीन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने वालिदैन और छोटे भाई को कत्ल किया था। इन पर फर्स्ट डिग्री कत्ल का चार्ज लगाया गया। जैस्मीन ने बताया कि उसके वालिदैन उसे उसके बॉयफ्रेंड को मिलने से रोकते थे। उसके वालिदैन कहते थे कि इन दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए जैस्मीन को स्टिंके से नहीं मिलना चाहिए। जैस्मीन के स्कूल दोस्तों को भी इस बात पर एतराज था कि जैस्मीन और स्टिंके की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है और जैस्मीन को अपनी ही उम्र का कोई बॉयफ्रेंड रखना चाहिए। मजीद तफ्तीश से पता चला कि स्टिंके अपने आप को वीरवो वुल्फ या लाइका नेथ्रो ग्रुप का मेंबर बताता था। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका ख्याल है कि वो भेड़ियों की नस्ल से हैं और 300 साल की उम्र के बाद भेड़िया इंसान बन जाता है। स्टिंके का ख्याल था कि वो इंसान भेड़िया है। उसने बताया कि उसे खून का जायका पसंद है। जैस्मीन ने भी इंटरनेट पर दी वुल्फ फ्रीक के नाम से एक पेज बना रखा था। उसका कहना था कि वो बुराई की देवी थी। दोनों का पहला तारुफ ऐसी ही एक डांस पार्टी में हुआ था जहां दोनों ने डांस किया और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। वालिदैन को कत्ल करने से एक रात पहले जैस्मीन और स्टिंके ने अपने कुछ दोस्तों के साथ नेचुरल बोर्न किलर्स मूवी देखी। इस मूवी में एक जोड़ा लोगों को बेदर्दी से कत्ल करता है। स्टिंके ने अपने दोस्तों को कहा कि वो और जैस्मीन भी इसी तरह के कातिल बनेंगे। दौरान तफ्तीश जैस्मीन ने एक पुलिस अफसर को कहा कि क्या उसने नेचुरल बोर्न किलर्स फिल्म देखी है। जैस्मीन ने पुलिस ऑफिसर को मजीद ये कहा कि उसने इससे ज्यादा बेहतरीन रोमानवी फिल्म अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। जैस्मीन की उम्र 12 साल थी, इसलिए कनाडा के कानून के मुताबिक उसे 10 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती थी। जैस्मीन को 10 साल निगरानी और तरबियत की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि स्टिंके को 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे पास अगला नाम है सेटानो सेंटोस गोडिनो का। एक ऐसा मुजरम जिसने 5-6 साल की उम्र से जुर्म करना शुरू किए और 16 साल की उम्र तक मुख्तलिफ जराइम करता रहा। सेंटानो ब्यूनस एरियस अर्जेंटीना में पैदा हुआ। इसके 7 और भाई थे। वो बचपन ही से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार था। इसके साथ साथ वो बचपन ही से तशद्दुद पसंद था। उसने 5 साल की उम्र में एक बिल्ली को मार दिया। फिर वो परिंदों को मार देता और उन्हें मारकर खुशी महसूस करता। वो आग से खेला करता था। स्कूल में इसका रवैया मुतशद्दिद होता था, जिसकी वजह से उसे मुतादिद स्कूलों से निकाला गया। 1904 में जब उसकी उम्र 6 साल थी तो उसने एक 2 साल के बच्चे
मैगवेल डी पाउलो को मारकर उसे गड्ढे में फेंक दिया। मैगवेल को पुलिस वाले ने देख लिया और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले गया। वहां से मैगवेल की मां उसे ले गई, मगर स्टानो को कुछ ना कहा गया। 1906 में स्टानो ने एक 3 साल की बच्ची मारिया रोसाफेस को कत्ल कर दिया। मारिया रोसा की पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मगर वो ना मिल सकी। इस कत्ल का इकरार कई साल बाद स्टानो ने किया। जब वो कई साल बाद गिरफ्तार हुआ तो उसने दौरान तफ्तीश बताया कि उसने 1906 में मारिया रोसाफेस को कत्ल किया था। उसने बताया कि वो उसे एक वीराने में ले गया, वहाँ इसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया, उसे एक गड्ढे में दबाकर ऊपर एक खाली डब्बा रख दिया। पुलिस जब इस जगह पहुंची तो पता चला कि वहाँ एक 2 मंजिला मकान तामीर हो चुका था। जब स्टानो 10 साल का हुआ तो वो जिनसी बुराई में मुब्तला हो गया। उसके वालिद ने पुलिस को इत्तला की। स्टानो को 2 माह तरबियती जेल में रखा गया और रिहा कर दिया गया। 17 जनवरी 1912 में स्टानो ने एक गोदाम को आग लगा दी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि उसे फायर फाइटर्स को काम करते देखना अच्छा लगता है। जब फायर फाइटर्स आग में कूदते हैं तो उसे खुशी मिलती है। उसके तकरीबन 1.5 माह बाद स्टानो ने एक 5 साल बच्ची रेना वेनिकोफ के कपड़ों को आग लगा दी। वो बच्ची जख्मी हो गई और कुछ दिन बाद अस्पताल में मर गई। सितंबर 1912 में स्टानो ने रेलवे स्टेशन पर आग लगाई, मगर कोई नुकसान ना हुआ। वो आग लगाकर वहाँ से फरार हो गया। नवंबर 1912 का महीना स्टानो के जुर्म से भरपूर था। वो जुर्म करने के लिए पागल हुआ फिरता था। 8 नवंबर 1912 को उसने एक 8 साल बच्चे रोबर्टो सोमो को मारने की कोशिश की। वो बच्चा बच गया और स्टानो को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कत्ल करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में उसे तनबीह करके छोड़ दिया गया। 16 नवंबर 1912 को उसने एक 3 साल बच्चे कार्मन गैस्टोनी को मारा, मगर उसे मामूली जख्म आए। इससे पहले कि इसकी रिपोर्ट की जाती वो फरार हो गया। 20 नवंबर 1912 को उसने एक 2 साल बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, मगर हमसायों ने देख लिया और स्टानो भाग गया। 25 नवंबर को उसने 2 मुख्तलिफ गोदामों में आग लगाई और भाग गया। अब पुलिस उसकी तलाश में थी। 3 दिसंबर 1912 को स्टानो ने अपनी ही गली के एक 3 साल बच्चे जेसाल्टो को मिठाई का लालच दिया और अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसे मारा। फिर दिल ना भरा तो उसे बेल्ट के साथ बांध दिया और फिर मारा। फिर उसके ज़हन में एक अजीब ख्याल आया। वो बाहर गया और हथौड़ी और कील लेकर आया। उसने बच्चे के सर में कील ठोंक दिया और वो बच्चा मर गया। उसने लाश छुपा दी। शाम तक उस बच्चे की लाश मिल चुकी थी। जब उसकी लाश मिली तो स्टानो लाश के पास गया और उसके सर में उस जगह पर हाथ फेर कर देखा जहां उसने कील ठोंका था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसके साथ साथ उसने तमाम जुराइम का इकरार किया जो उसने माजी में किए थे। 4 जनवरी 1913 को उसे जेल से निकालकर एक तरबियती मरकज़ में भेजा गया, जहां उसने एक और शख्स को कत्ल करने की कोशिश की। उसे 2 साल तक नफ्सियाती तरबियती मरकज़ में रखकर जेल वापस भेज दिया गया। जेल में भी वो अक्सर लोगों पर हमले करता रहता था और उसकी सज़ा में इजाफा होता रहता था। आखिरकार उसे बिल्कुल तनहा कर दिया गया। 1933 के बाद वो बीमार रहने लग गया और 1944 में जेल ही में इसकी मौत हो गई। एक बच्चा जिसका बचपन जुर्म में, जवानी और बुढ़ापा जेल में गुजर गया। अब हमारे पास आखिरी मुजरिम जिसकी उम्र 13 साल थी, जिसने 10 लोगों को कत्ल किया और 6 लोगों को जख्मी किया। ये वाक़या है 3 मई 2023 का, जब एक 13 साल तालिबे इल्म ने एक मॉडल एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग करके 8 तालिबे इल्मों, 1 सिक्योरिटी गार्ड और 1 टीचर को कत्ल कर दिया और 5 तालिबे इल्मों और 1 टीचर को जख्मी कर दिया। इसके बाद उस तालिबे इल्म ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने इसका नाम जाहिर नहीं किया। इसकी उम्र 14 साल से कम थी, इसलिए इस पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगाया गया, मगर इसका मुकदमा इस लड़के के वालिदैन पर दर्ज किया गया जिन्होंने अपने बच्चे की तरबियत से गफलत बरती। इस तालिबे इल्म के पास जो पिस्तौल था वो इसके वालिद के नाम पर रजिस्टर्ड था। तफ्तीश में यह बात पता चली कि उसके वालिद ने एक शूटिंग रेंज में अपने बेटे को पिस्तौल चलाने की इब्तदाई तरबियत दी थी। इसके अलावा इसका वालिद जिस लाकर में पिस्तौल रखता था, इस लाकर का कोड भी उस बच्चे को मालूम था। तफ्तीश में पता चला कि वो लड़का 1 माह से फायरिंग की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसने इन क्लासों का मुआयना भी किया जहां उसने फायरिंग करनी थी, बस वो अपने फायरिंग के जुनून को ठंडा करना चाहता था। 3 मई की सुबह 8:40 पर उस लड़के ने स्कूल के हाल में जाती हुई 2 लड़कियों को गोली मारी। इसके बाद वो हाल के साथ क्लास में दाखिल हुआ और हिस्ट्री की टीचर को गोली मारी और क्लास के बच्चों पर बिला निशाना फायरिंग की। फिर वो भागा और सामने से आते हुए सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। इस तरह उसने 10 लोगों को कत्ल कर दिया और 6 लोग जख्मी हो गए। ये सारा काम उसने सिर्फ 2 मिनट में किया। 2 मिनट में उसने 57 गोलियां चलाई। फिर उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के पहुंचने पर गिरफ्तारी दे दी।
उसे नफ्सियाती तरबियती मरकज़ में रखा गया, मगर स्कूल के बाहर वालिदैन के मुजाहरे शुरू हो गए। कानून के मुताबिक इस तालिब इल्म पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता था। अब शरीफा की कानून साज असम्बली इस बात पर गौर कर रही है कि नाबालिग मुजरमों की उम्र 14 साल से कम करके 12 साल कर दी जाए, ताकि ऐसे मुजरमों को सज़ा दी जा सके। पूरी दुनिया में ऐसे हज़ारों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं जिनके जुराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर जब हम उनका डाटा उठाते हैं तो ये बात मालूम होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नफ्सियाती पेचीदगी इसके पीछे वजह बन चुकी होती है। माशरा आखिर कब इन बच्चों की तरबियत पर अमल करेगा, और वो वालिदैन जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं वो कब इस मामले में संजीदा होंगे कि ऐसे बच्चों की तरबियत करके माशरे में होने वाले ऐसे जराइम को रोका जा सके। अगली वीडियो तक के लिए आरबी गौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।